ये जर्नी स्टार्ट होती है। मैंने फिर पीडब्ल्यू का बैच मैंने 11th भी उनसे पढ़ी है, 12th भी उनसे पढ़ी है और सीए का भी फाउंडेशन उनसे ही पढ़ा है। इन आफ्टर 4 to 5 टाइम सॉल्व करने के बाद भी मुझे प्रॉब्लम आई जाती है, टीपी, एमटीपीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देन हम बात करते हैं लॉ की। क्वेश्चन आंसर की बुकलेट भी प्रोवाइड करी। अकाउंट्स में मेरा स्कोर था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीए जर्नी विद सपना। एंड मैं आ चुकी हूँ अपनी एक न्यू वीडियो के साथ आफ्टर ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद, क्योंकि मेरा चैनल यूट्यूब से डिलीट हो गया था। इस वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, पर अब मेरा चैनल वापस आ गया है, तो मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस डालने वाली हूँ यूट्यूब पे। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे मैंने अपना सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। Without further delay, let's start the video. Guys, ये जर्नी स्टार्ट होती है मेरी 10th क्लास के बाद। I was in 10th स्टैंडर्ड जब मैंने सीए के बारे में सुना था। मैंने वीडियो देखी थी एक यूट्यूब पे और पापा से सुना था। मैंने पापा की एक फ्रेंड हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो ऑफिस में तो मैंने उनसे बात करी थी कि सीए कैसा प्रोफेशन है, ये सब तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। उसके बाद फिर मैंने कॉमर्स लेने का सोचा कि मैं कॉमर्स ले लेती हूँ, और इसका एक रीज़न भी था कि मेरे स्कूल में साइंस नहीं था, साइंस आई तो मुझे दूर जाना पड़ता, तो इस वजह से चलो सीए अच्छा है तो मैंने कॉमर्स ले लिया। एंड मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे जिसमें बताया गया था कि आप सीए फाउंडेशन के लिए 10th के बाद रजिस्टर कर सकते हैं। तो मुझे ये पता नहीं था कि आपका अटेम्प्ट काउंट होता है, आप रजिस्टर कर देते हो तो बुक्स ऑर्डर कर लेते हो तो। और एग्ज़ाम तो ये मुझे पता था कि एग्ज़ाम आप 12th के बाद ही दे सकते हो, पर अटेम्प्ट काउंट होता है ये सब मुझे नहीं पता था। और इस सब की नॉलेज नहीं होने के कारण मैंने अपना सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन 10th के बाद ही कर दिया था। एंड आप देख सकते हो मेरे चैनल पे वीडियो स्टडी मटेरियल और इन सब की वीडियोज़ होंगी जो 2 साल पहले की हैं, जो मैं तब 10th स्टैंडर्ड में थी जब की वीडियोज़ हैं। तो मैंने रजिस्टर कर दिया था, बट मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं किया था तब। और फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोज़ देखी कि आपको 11th एंड 12th के बेसिक्स पे फोकस करना चाहिए पहले, उसके बाद आप सीए फाउंडेशन का मटेरियल अब पढ़ो। तो भी मैं हल्का फुल्का लॉ पढ़ रही थी, हल्का फुल्का ही, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा मैंने, हल्का फुल्का मतलब बहुत ज़्यादा ही हल्का फुल्का। फिर मैंने छोड़ ही दिया। फिर मैं 11th और 12th पे फोकस करने लगी। बुक्स एकदम कॉर्नर में कोने में पड़ी रहती थी, जंग लग रही थी उसमें, तो मैंने पढ़ा नहीं था। उसके बाद फिर मैंने 11th में आई गॉट 90% एंड इन 12th ऑल्सो आई गॉट 90%। उसके बाद 12th का लास्ट एग्ज़ाम था 31 मार्च को, जो अकाउंट्स का था। और लास्ट एग्ज़ाम के बाद फिर मैं सीए फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर करने लगी थी। तो बहुत एक सिलेबस का बर्डन तो होता ही है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, पर ज़्यादा सिलेबस मैटर नहीं करता। अगर आप कम सिलेबस भी कंप्लीट करते हैं तो भी आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर सकते हैं। बट मैंने जब प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो मैं अवेयर थी कि यूट्यूब पे बहुत सारा पढ़ाते हैं, तो अकाउंट्स के लिए मैंने टीचर ढूंढ लिया था, इकोनॉमिक्स के लिए मेरे पास टीचर थे, और जो सब्जेक्ट होते हैं लॉ के लिए भी टीचर थे, बट मैं इतना ज़्यादा वो नहीं थी उससे कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट मैं कर सकती थी। और मैथ्स के लिए मुझे कोई टीचर नहीं मिल रहा था यूट्यूब पे, आई डिसाइडेड टू टुक अ बैच। तो मैंने काफ़ी सारे बैचेस देखे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, 30,000, 25,000, 20,000। मैं इतना स्पेंड नहीं कर सकती थी, अफोर्ड नहीं कर सकती थी इतना ज़्यादा। मैंने फिर पीडब्ल्यू का बैच लिया, जो मैंने 4,000 का बैच था, आफ्टर डिस्काउंट मुझे 3,500 का पड़ा। तो मैंने वो बैच लिया एंड आई स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम दिस बैच। तो मैं अकाउंट्स के लिए तो मेरे फेवरेट टीचर सी हार्दिक मनचंदाना को फॉलो कर रही थी फ्रॉम यूट्यूब। मैंने 11th भी उनसे पढ़ी है, 12th भी उनसे पढ़ी है, और सीए का भी फाउंडेशन उनसे ही पढ़ा है। इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स का मोस्ट ऑफ द सिलेबस तो सेम ही रहता है, जो आप 11th में पढ़ते हो वो सीधा सेम है। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था स्टार्टिंग में इकोनॉमिक्स पे, बट मैं अकाउंट्स, मैथ्स और लॉ को साथ में लेकर चल रही थी।
एनसीए गुरप्रीत सर इतना ऑसम पढ़ाते हैं, मतलब आपकी कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, बस प्रॉब्लम आती है आपको याद करने में, तो वो तो आप प्रैक्टिस के साथ कर ही लोगे। फिर मैंने मैथ्स इन सब को करना शुरू कर दिया। इकोनॉमिक्स को मैंने लास्ट 2-3 वीक्स में कंप्लीट किया है। मैं आपको अभी अपने सीए फाउंडेशन का स्कोर भी बताऊंगी, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो मैंने अकाउंट्स में अपने सारे चैप्टर किए जो ज़्यादा स्कोरिंग थे, जैसे कंसाइनमेंट, BRS बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स, इन्वेंट्री, ये सारे चैप्टर्स ना आपको कम टाइम लगता है और स्कोरिंग बहुत ज़्यादा है। इससे कंपलसरी एक क्वेश्चन आता ही है 10 to 15 मार्क्स का। तो मैंने ये सारे चैप्टर्स किए पहले, और प्लीज़ 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 प्रैक्टिस बहुत करना, क्योंकि आप एक बार क्वेश्चन कर लेते हो, मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है, आप एक बार क्वेश्चन कर लेते हो, हाँ आपको समझ आ गया, बट अगर आप 2 दिन बाद वो क्वेश्चन करने जाओगे ना, आपसे सॉल्व ही नहीं होगा। तो प्लीज़ प्रैक्टिस बहुत करना। मैंने इन्वेंट्री के चैप्टर में एक क्वेश्चन है, शायद प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें मैंने जिसको कम से कम 15 टाइम सॉल्व किया होगा, एंड आफ्टर 4 to 5 टाइम सॉल्व करने के बाद भी मुझे प्रॉब्लम आई जा रही थी, बट गॉड ग्रेस वो पेपर भी नहीं आया, बट मैंने उसको इतनी बार सॉल्व किया, देन मुझे वो क्वेश्चन आया। तो इसलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कहते हैं ना, तो प्लीज़ प्रैक्टिस इन अकाउंट्स, प्लीज़ प्रैक्टिस। तो कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए। आप चाहो तो वो पार्टनरशिप वाला चैप्टर स्किप कर सकते हो, मैंने स्किप किया था क्योंकि उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने देखे थे प्रीवियस ईयर के, वो 12th बेस्ड ही आते हैं, और मेरे अटेम्प्ट में आया था पार्टनरशिप का 20 मार्क्स का क्वेश्चन, जो मैंने स्किप कर दिया था, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होते हैं ना वो अटेम्प्ट करने के कि 5 क्वेश्चन में से 4 अटेम्प्ट करने हैं, तो मैंने वो ऑप्शन में था मेरे, तो मैंने वो स्किप कर दिया था। क्योंकि आप एक क्वेश्चन पे 20 मार्क्स का क्वेश्चन इतना बड़ा, उस पर इतना सारा टाइम लगाओगे, इससे अच्छा है कि अगर आपको दूसरे क्वेश्चन आते हो तो छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो वो ज़्यादा स्कोरिंग रहता है। तो अकाउंट्स की प्रिपरेशन तो मैंने ऐसे की थी, एंड सी हार्दिक मनचंदाना सर ने लास्ट टाइम पे RTP, MTPs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कराए थे, जिससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी, अभी भी उनके प्लेलिस्ट में है। तो 4 दिसंबर 2023 बैच आप सब उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और RTP, MTP सॉल्व कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, जो RTP थी जून 2023 अटेम्प्ट के लिए, उसका एक सिमिलर क्वेश्चन आया था जून 2023 अटेम्प्ट में, जो मेरे अटेम्प्ट में आया था सिमिलर क्वेश्चन। आई वाज शॉक्ड इन एग्जाम। सो प्लीज डू प्रैक्टिस RTPs, MTPs, प्लीज डू रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट एवरी डे। देन हम बात करते हैं लॉ की। सबको जो बहुत ज़्यादा डर लगता है जो सब्जेक्ट से, और बहुत ज़्यादा न्यू भी है हमारे लिए, क्योंकि हम 11th-12th में लॉ नहीं पढ़ते हैं। तो लॉ के लिए मैंने बैच, मतलब आपको बताया जैसे PW का बैच किया था, तो मैं गुरप्रीत सर से ही लॉ पढ़ रही थी, और वो ऑसम है, वो अच्छा पढ़ाते हैं। आप अगर आप बैच अफोर्ड नहीं कर सकते तो दिसंबर 2023 के लिए आप उनके 1 शॉट वीडियोस जो यूट्यूब पे अपलोड है वो भी देख सकते हैं, वो भी इनफ है करने के लिए। अगर आप वो देख लेते हो, उसके बाद प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन, सो मोर देन इनफ। एंड उन्होंने एक क्वेश्चन आंसर की बुकलेट भी प्रोवाइड करी थी, जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। प्लीज़ वहाँ पे आके आप डाउनलोड कर सकते हैं वो बुकलेट एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें सारे क्वेश्चंस कवर्ड है, PYQ, स्टडी मटेरियल, और तो मैंने उसी से प्रैक्टिस किए थे क्वेश्चन। मैंने ज़्यादा कुछ वो नहीं किया था, उसी से लास्ट मोमेंट पे मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने उसी से क्वेश्चन सारे लर्न किए थे डायरेक्ट, एंड मैं एग्ज़ाम देने गई थी। सो आप वो कर सकते हैं। एंड लॉ के लिए मैंने पहले बताया, आप एक तो वो देख लो, एक यूट्यूब पे वीडियो देख लो कि लॉ का आंसर कैसे लिखना है। इवन मैं भी उस पर शायद वीडियो बनाऊँ, तो आप यूट्यूब पे एक वीडियो देख लो किसी भी टीचर की कि लॉ का आंसर कैसे लिखना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे लिखना है, थियोरिटिकल क्वेश्चन मतलब, और वैसे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो कैसे लिखना है।
एंड मेरी टिप रहेगी लॉ के पेपर के लिए, प्लीज़ ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। मतलब काफ़ी बच्चे होते हैं जो एक दो क्वेश्चंस को तो फुल प्रेजेंटेशन में लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, पूरे उनको प्रोविजन से याद है, एंड जो तीसरे दूसरे इस वजह से उनका थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है और क्वेश्चन में कम अटेम्प्ट नहीं कर पाते। बट टीचर तो उसे मार्क्स देगा ना जितना वो क्वेश्चन डिजर्व करता है, मतलब जितना मार्क्स का वो क्वेश्चन है उससे ज़्यादा देगा नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि फुल मार्क्स नहीं ही देगा वो, आप कितना भी अच्छा लिख लो फुल मार्क्स नहीं देते हैं। तो इसीलिए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। सो इससे आपकी स्कोर थोड़ा बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और किसी में 5, किसी में 2, किसी में 1 नंबर भी मिल रहा है ना, तो बहुत है। तो इससे आपका स्कोर इंक्रीज हो जाता है, पासिंग चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। और लॉ के लिए तो ये था प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और मैंने जो किया था अपने लॉ के पेपर में, मैंने पहले मतलब लॉ का दिया, उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश का लिखा था। तो लॉ में मैंने पूरा अपना 2 घंटे दिए थे और इंग्लिश के लिए 1 घंटा मैंने बचाया था। तो मैंने आंसर बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं लिखे थे, मैं टू द पॉइंट आंसर लिख रही थी। मतलब जैसे प्रोविजन लिखा, उसके बाद एनालाइज कर दिया और फैक्ट्स लिख दिया, उसके बाद कंक्लूजन लिख दिया, दैट्स ऑल। और ये मेरा कोई भी आंसर 1 पेज से ज़्यादा गया ही नहीं है, मैंने लिखा ही नहीं है 1 पेज के ज़्यादा। और जो आंसर आपको समझ भी नहीं आ रहा ना, मतलब क्वेश्चन समझ भी नहीं आ रहा यार क्या लिखे इसमें, कुछ लिख दो। मतलब होता है ना कि आप लिख रहे हो, आपको लग रहा है अभी ये गलत है, मुझे समझ नहीं आ रहा, पर वो कभी कभार सही भी हो जाता है। मतलब मेरे साथ ऐसा काफ़ी बार हुआ है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गलत है, सही है, कंफर्म नहीं रहती मैं, बट वो आंसर सही हो जाता है। तो प्लीज अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। अगर आपको नहीं भी आ रहा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, प्लीज राइट समथिंग, प्लीज राइट समथिंग। आपको मार्क्स तो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है लॉ के एग्जाम में, तो मार्क्स तो अगर नहीं मिले तो चलो 0 ही मिल गया, पर क्या पता हाफ मार्क्स मिल जाए, 1 मार्क्स मिल जाए जो आपको फेल होने से बचा ले। सो प्लीज डू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। एंड लॉ के लिए तो ये सब था, मैंने ये सब किया। एंड सारे मतलब लॉ रिवाइज करते रहना, क्योंकि आप भूल जाते हो बहुत जल्दी, इतने याद नहीं रहते। मैंने सेक्शंस कुछ ही याद किए थे, मतलब 5-6 सेक्शन याद किए थे, और एग्जाम में मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन में सेक्शंस लिखे थे। तो सेक्शन इज नॉट नेसेसरी, आप बिना सेक्शन याद किए भी पास हो सकते हो, बट कुछ जो इम्पोर्टेंट्स है आप याद कर सकते हो उनके सेक्शंस, बट नॉट नेसेसरी। अगर आप अभी स्टार्ट करने जा रहे हो अपनी प्रिपरेशन, अभी कुछ 2.5 मंथ्स रह गए और अभी शुरू करने जा रहे हो, तो प्लीज़ इतना एफर्ट मत डालो सेक्शन याद करने पे, मैं ये सजेस्ट करूँगी। सो अब बात करते हैं मैथ्स की। सो आई एम अ मैथ स्टूडेंट फ्रॉम, मतलब मैंने ऑप्ट किया था मैथ्स 11th-12th में, और आई स्कोर बेटर इन मैथ्स। एंड मैं आपको बताऊंगी, मेरे 12th में 95 मार्क्स आए थे मैथ्स में, विच इज़ प्रेटी गुड मार्क्स। तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि 12th पे कैसे लाए 95 मार्क्स, मैं कैसे ले पाई तो मैथ्स में। बट वो 11th-12th की मैथ्स और MCQ अटेम्प्ट करना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो आप अगर स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इजी लगेगा, यार ये तो सॉल्व हो रहा है। और पर मेरे साथ हुआ था कि मैं एग्ज़ाम में, मतलब मैंने अच्छे से सब कुछ कर लिया था मैथ्स में, मैंने बस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को छोड़ दिया था कि अगर आया तो ठीक है, क्योंकि 11th-12th में तो पढ़ाई हुआ है, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो स्किप मार देंगे। तो और टाइम एंड वैल्यू ऑफ मनी जो सबसे ज़्यादा मार्क्स वेटेज रखता है, उसको प्लीज़ करके जाना और अच्छे से करके जाना, क्योंकि मैं अच्छे से नहीं करके गई थी, मुझे पता था वेटेज रखता है, तो मुझे लगा क्या ही क्वेश्चन आ जाएगा। तो भी मैंने प्रैक्टिस करी थी काफ़ी सारी, बट एग्ज़ाम में कुछ नहीं हुआ मेरा। तो मैं गई, मैं आपको बताती हूँ मैथ्स के एग्ज़ाम में क्या हुआ था मेरे साथ। तो मैथ्स के एग्ज़ाम में देने गई एंड पेपर आया मेरे सामने, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, फर्स्ट नहीं हुआ, सेकेंड नहीं हुआ, थर्ड नहीं हुआ, फोर्थ भी नहीं हुआ, फिफ्थ भी नहीं हो रहा, सिक्स भी नहीं हो रहा है। फिर एक दो बीच में हुए क्वेश्चन,
और ऐसे करते करते मैंने 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और 2 घंटे हो चुके थे। एंड टाइम एंड वैल्यू ऑफ मनी का एक भी क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा था, एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग तो ऐसे खराब हो गया था ना उस समय कि मतलब छोड़ दो यार, पेपर रहने दो। फिर मैं थोड़ी देर शांत बैठी और मैंने एग्ज़ाम से थोड़ी देर पहले सुबह मॉर्निंग में एक वीडियो देखी थी कि अगर मैथ्स में कुछ भी नहीं आ रहा ना तो कम से कम 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 60 क्वेश्चन करो। अगर आप 40 करके आते हो ना तो आपके पास होने के चांसेस और कम हो जाते हैं। तो कम से कम 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। उसके बाद मैंने लाइन से पढ़ना देखना शुरू कर दिया, कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, टिक कर दी गई। जो आ रहा है फटाफट उसे सॉल्व किया। ऐसे 40 हुए, 50 हुए। फिर मैं दोबारा से पेपर को पूरा देखा, यार कौन कौन सा क्वेश्चन और ईजी है, कर सकती हो। मैंने ऐसे करके 63 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। एंड उसके बाद में पेपर से बाहर निकली, मुझे पता था मैं फेल हो जाऊंगी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फेल हो जाऊंगी, मैथ्स गया, डुबा ले जाएगा मुझे मैथ्स। और मेरा लॉ का पेपर भी काफ़ी अच्छा गया था, अकाउंट्स का भी काफ़ी अच्छा गया था। मुझे लॉ में भी था कि 60 अबव आ जाएंगे और अकाउंट्स में भी था कि हाँ 60 अबव आराम से आ जाएंगे। बट हम डिस्कस कर रहे थे कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ये वो। मैं कह रही यार पास कर दो भगवान जी, बस मुझे पास कर दो। और मुझे लग रहा था कि अब पास नहीं हो पाऊंगी। फिर छोड़ो, मैंने सोचा कि छोड़ो यार, अब इकोनॉमिक्स का पेपर है, उसकी तैयारी करो। तो इकोनॉमिक्स के लिए तो मैंने 1-2 हफ्ते ही ज़्यादा तैयारी करनी शुरू करी थी क्योंकि बहुत सारा सिलेबस सेम था। तो मैंने यूट्यूब पे 1 शॉट्स देखी बहुत सारी और जो कॉन्सेप्ट थे वो लर्न किए। तो इकोनॉमिक्स का पेपर मुझे थोड़ा इजी लगा। मैंने 93 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, बट मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए जितना मैंने सोचा था कि इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे। तो मैं अभी रिवील करूँगी अपने मार्क्स, तो मेरे इतने अच्छे आए ही नहीं। बट कोई बात नहीं, मैं पास हो गई ना, बस ये मैटर करता है। और ये थी मेरी सारी प्रिपरेशन, और जो मैंने एग्ज़ाम को पास कर लिया अपने 2.5 मंथ में। एंड अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, और आपके पास तो भी बहुत टाइम है, तो आप कर सकते हैं दिसंबर अटेम्प्ट वालों बच्चों के लिए। बट यही मेरी टिप रहेगी कि ट्राई करो, मतलब जिसमें थ्योरी पेपर है अकाउंट्स एंड लॉ में, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। और प्लीज़ ज़्यादा ओवर राइटिंग मत करो लॉ के पेपर में। जितना ओवर राइटिंग करोगे उतने मार्क्स। टू द पॉइंट आंसर लिखो। तो बस यही मेरी रहेगी। और चलो अब रिवील करते हैं अपने सीए फाउंडेशन के मार्क्स। अकाउंट्स में मेरा स्कोर था 65, जो मैंने सोचा था कि हाँ 60 से अबव आ जाएंगे, तो ये आ गए थे। एंड लॉ में मेरा स्कोर था 59 मार्क्स। एंड मैथ्स में मेरा स्कोर था 43, बच गई थी मैं। और इकोनॉमिक्स में जैसे में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बट इसमें आए मेरे 66 मार्क्स। बट आई एम हैप्पी विद ऑल माई मार्क्स। एंड एग्रीगेट में मेरा बनता है 233 मार्क्स। सो आई पास्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। So guys, this is all about my video, and please do subscribe if you like my content, and hit the bell icon to get more freshly brewed content like this. And मैं ऐसी और वीडियोस के साथ आऊँगी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके कि कैसे आप अपना सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। सो फिर टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज।